चलिए तो अब हम अपना डिस्कशन दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब एक एक टर्म के बारे में चलिए सेपरेटली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स, सारे देखे थे हम लोगों ने वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म जितने भी थे। तो आप सब भी हेडिंग डाल दीजिएगा वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स। और पहला टर्म जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इसे डिनोट करते हैं हम कैसे, परसेंटेज V बाय V से, ठीक है, परसेंटेज V बाय V यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब देखिए इसमें होता क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम किसे कहा जाता है, तो सिंपल है एकदम, जस्ट सिंपल से समझिएगा। सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं उसका परसेंटेज ही क्या कहलाता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, सपोज करिए कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें A कौन है, सॉल्वेंट, और B मेरा सॉल्यूट है। तो B का जितना वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ B मैं डिसॉल्व कर दूंगा किसमें, A के वॉल्यूम में यानी वॉल्यूम ऑफ A में। तो B का वॉल्यूम डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ A और इसका परसेंट जब मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो यही मेरे लिए क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंट। समझ में आ गई बात। तो पहले सबसे हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम को डिफाइन कर लेते हैं। किस तरह से इसे हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन volume of solution is known as volume percent, is known as volume percent। समझ में आ गई बात। सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिसॉल्व कर देते हैं उसे ही कहा जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम परसेंट हमें कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले अगर मुझे परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। आप फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इसी का यूज़ करके हम वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। क्योंकि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है इस वजह से हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये आपके सामने आ गया वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला। बट अगर इसे याद रखना हो सिंपली तो हम इसे नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज V बाई V का मतलब क्या, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक चीज़ तो आप याद रखो कि सॉल्यूट हमेशा ऊपर होगा। अब वो चाहे सॉल्यूट का वॉल्यूम रखना हो, चाहे उसका मास रखना हो, चाहे मोल्स रखने हो, सॉल्यूट हमेशा कहाँ होगा, ऊपर। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का। तो V सॉल्यूट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नीचे किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपके सामने आ गया वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। समझ में आई बात। तो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिसॉल्व कर देते हैं उसे ही कहा जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। समझ में आई बात। इसे नाम से भी पहचान सकते हो इजी। देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किसका खेल होगा यहाँ, वॉल्यूम का। सॉल्यूट हमेशा ऊपर होगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे आएगा, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। अब चलो ये तो हम समझ गए। अब इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल हम कर लेते हैं जिससे कि हम पूरी तरीके से इसे समझ जाए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एग्जांपल है, इफ 50 ml of
A is dissolved in 200 ml of B, then calculate volume percent of solution। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर A का 50 ml, ठीक है, समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। हमसे क्या कह रहा है कि ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें A का 50 ml B के 200 ml में डिसॉल्व किया जा रहा है, 200 ml ऑफ B। मतलब ये मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, यहाँ पर B क्या है मेरे लिए, सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है A को, और A को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ तो A मेरे लिए क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इतनी तो बातें अब हम समझ ही चुके हैं। तो A सॉल्यूट है और B कौन है, सॉल्वेंट। अब देखिए B यहाँ मेरे लिए क्या है, सॉल्वेंट है। मुझसे कह रहा है कि A का 50 ml B के 200 ml में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो चलो हम अप्लाई करते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर हम यहाँ लिखें तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए, क्योंकि ए कौन है मेरे लिए, सॉल्यूट है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में नीचे किसका वॉल्यूम हम रखते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 किया तो अब हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम परसेंट। लेकिन जरा यार गौर करो, यहाँ पर ना मुझे ए का कितना दे रखा है, 50 ml और बी कितना दे रखा है, 200 ml। ए कौन है, सॉल्यूट है, इसका वॉल्यूम चलो मुझे मालूम है कि ये क्या है, VA, यानी वॉल्यूम ऑफ ए कितना 50 ml। ये वॉल्यूम ऑफ बी है, वॉल्यूम ऑफ बी कितना है, 200 ml। अच्छा, यहाँ पर ए का तो वॉल्यूम मैं रख दूंगा, लेकिन नीचे मुझे क्या रखना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है। अब सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन तब बनेगा जब मैं ए और बी दोनों को इंटरमिक्स कर दूंगा आपस में। मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ए के वॉल्यूम और बी के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। आखिर जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 50 ml वॉल्यूम ए का और 200 मिलीलीटर वॉल्यूम किसका, बी का। दोनों मिला के सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 250 ml। समझ में आई बात। अब यहाँ पर इसे डायरेक्टली फॉर्मूले में पुटअप करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए का वॉल्यूम 50 ml अपॉन में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं, फॉर्मूला ध्यान है ना अभी बताया, तो वो कितना है 250 ml इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये मेरे लिए निकल के क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 25 से 4 टाइम्स में, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे, 5 4 होता है 20, तो 20%। ये हो गया आपका आंसर। मतलब कि इस सॉल्यूशन में ए का वॉल्यूम परसेंट कितना है, 20 है। आ गया समझ में। तो इस तरह से देखो आप छोटी छोटी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बेसिक प्रॉब्लम, ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। चलो ये तो थी वॉल्यूम परसेंट की बात। अब हम यहाँ से देखते हैं हमारा अगला टर्म जो कि है परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। चलिए हेडिंग लिखेंगे परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। अब इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, अब क्योंकि ये परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम है तो परसेंटेज बाय वेट यानी W अपॉन में V। तो ये अगर आपको कहीं दिखा मिले तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम की बात हमसे कर रहा है। ठीक है, क्या होता है तो सिंपल सा है, देखो सब कुछ एकदम रिलेटिव थ्योरी है यहाँ पर। परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ अभी पीछे क्या था, V बाय V, तो V बाई V का मतलब क्या था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हमेशा ऊपर कौन होगा, सॉल्यूट है, तो इस बार इसकी जगह अगर यहाँ W बाई V आ गया तो इसका मतलब क्या, ऊपर सॉल्यूट होगा। W हम किसके लिए लिख रहे हैं, वेट के लिए, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल लेंगे। तो अगर इसे डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोलेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट वॉल्यूम का मतलब जो भी वॉल्यूम गिवन होगा उसमें यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। समझ में आ गई बात यहाँ पे आपको। तो अब ये हमने तो ये जान लिया कि परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम को डिफाइन कैसे करेंगे। डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डेफिनेशन उसमें लिखनी पड़ती हैं, तो डेफिनेशन भी हमको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो, अगर हम परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से वेट का मतलब है मास। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि वेट और मास दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट जनरली हम उन्हें एक जैसे कंसीडर करके चलते हैं। तो वेट मतलब किससे मतलब है, मास से। वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमेशा कौन, सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर W नीचे V, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हमारे सामने निकल के आ जाएगा परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। समझ में आई बात। अब देखो, इसका याद रखने का शॉर्ट तरीका क्या है, परसेंटेज W बाई वी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ध्यान कैसे रखना है, नोटेशंस के टर्म में, W ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में V ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से नोटेशन के टर्म में फॉर्मूला आप याद रखो तो याद रखने में आपको आसानी होगी। ये इस फॉर्मूले से निकल के क्या आ जाएगा मेरा, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको भी समझने के लिए चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो मुझसे कह रहा है कि A का 50 ग्राम B के 100 ग्राम में, सॉरी 100 ml में डिसॉल्व किया गया है, तो आप बताओ कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना होगा। समझ में आई बात। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पर। देखो मुझे क्या करना है, मैं बोलूँगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू A का 50 ग्राम, सॉल्यूट का कितना है 50 ग्राम, तो ये मैंने यहाँ पर 50 ग्राम जो है वो ऊपर पुटअप कर दिया। अच्छा, नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो B के 100 ml में ही क्योंकि इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा ओवरऑल सॉल्यूशन का वो कितना होगा, 100 ml ही होगा। ठीक है, तो हम नीचे यहाँ पे कितना पुटअप कर देंगे, वॉल्यूम की जगह 100 ml। इस वजह से हम ऐसा करें क्योंकि चलो B को सपोज कर लेते हैं ये वाटर है, B मेरे लिए यहाँ पे क्या है, वाटर है। अदरवाइज डेंसिटी वगैरह मुझे अभी कुछ गिवन नहीं है तो मैं इसको वाटर ही मान के चल रहा हूँ। डेंसिटी वगैरह अगर गिवन होती तो मैं कन्वर्ट करके उसको फिर यहाँ पे वॉल्यूम पुटअप करता। वैसी प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे, ये बस हम समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने नीचे रखा V का वॉल्यूम कितना 100 इंटू में यहाँ क्या किया 100, इससे इसको डिवाइड कर दे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे सामने 50%, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से एक और छोटी सी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही हो कि यार A का 100 इसके B में किया, तो चलो आप मान लो कि A का 50 ग्राम किसी 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन का कितना 100 ml, 100 ml का कोई सॉल्यूशन है, उसमें 50 ग्राम A प्रेजेंट है, तो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से अब आप सिंपल आंसर अपना पा जाओगे। समझ में आई बात। ये था परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। चलो अब हम अगले टर्म की बात कर लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं अपने अगले टर्म की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इम्पॉर्टेंट पहले ही लिख लो। और इस टर्म का नाम क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस वजह से ध्यान से देखेंगे। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल M से। समझ में आई बात। चलो
क्या होता है मोलैरिटी, इस बात को समझते हैं। सपोज कर लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है V है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है V लीटर है, और इसमें मेरे पास कोई सॉल्यूट है A जिसके n मोल्स मैं इसमें डिसॉल्व कर दे रहा हूँ, जिसके n मोल्स किसके A के मैं इस V लीटर वाले सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो इस यूनिट वॉल्यूम में मतलब सपोज कर लो कि 1 लीटर में, मान लो ये वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर वॉल्यूम में A के मैं जितने मोल डिसॉल्व कर लूँगा वही क्या कहलाएगी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं A का जितना मोल डिसॉल्व कर दूंगा, घोल दूंगा, उसी की मेजरमेंट क्या होगी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। समझ में आ गई बात। मतलब देखो ध्यान से, अगर मुझे मोलैरिटी को डिफाइन करना हुआ तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हर जगह अभी तक देखो नीचे क्या आया है, सॉल्यूशन आया है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। सिर्फ एक जगह ऐसी होगी, एक टर्म ऐसा होगा जहां नीचे क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल बाकी सब में ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसीलिए अलग कलर से लिख रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर के बदलते ही सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, घुलनशीलता, घुलने की क्षमता जो होती है वो बदल जाती है, ठीक है। इस वजह से टेम्परेचर कैसा रखना होगा, सेम। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज known as molarity of solution, ठीक। इस तरह से हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व किए गए, ठीक है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो अगर हम डिफाइन करें मोलैरिटी को, फॉर्मूला क्या है किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, तो हम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एकदम, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमेशा किसे रखेंगे, सॉल्यूट को, डिवाइडेड बाय यानी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट और नीचे क्या रखते हैं, सॉल्यूशन। तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान में रखेंगे कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। हमेशा मोलैरिटी कैलकुलेट करते समय सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ही पुटअप करेंगे। अगर किसी अदर यूनिट में दिया होगा तो हम इसे कन्वर्ट करके लीटर में बदल देंगे, ठीक है। चलो, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी, कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। शॉर्ट में अगर इसे याद रखना हो तो हम क्या बोलेंगे कि मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी n किसके, सॉल्यूट के, तो n ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम यानी कि V। अब वॉल्यूम किसका रखना है, सॉल्यूशन का, तो V ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में रखना है, लीटर में रखना है, तो इन लीटर। इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अच्छा, और ओपन अगर करें इस फॉर्मूले को तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट यानी मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ आप पुटअप कर दो W किसका, सॉल्यूट का, W सॉल्यूट मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसी नंबर ऑफ मोल्स की जगह, ठीक है।
अपॉन में हम यहाँ क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू में वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। समझ में आ गई बात। इस फॉर्मूले से भी आप मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सीधा नंबर ऑफ मोल्स दे दे तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेट वगैरह दे सॉल्यूट का तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो मैंने क्या किया, इसी नंबर ऑफ मोल्स की जगह बस जो है मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास उसका पुटअप किया। यही किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। ठीक है, आपने पढ़ा ना ऐसे, n इज इक्वल्स टू W/m, वेट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो क्विकली एकदम इसको नोट करो। एक न्यूमेरिकल हम अच्छा से इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे मोलैरिटी में और क्या क्या पढ़ने लायक है। ओके, चलो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं मोलैरिटी के ऊपर, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए मोलैरिटी से रिलेटेड। न्यूमेरिकल है, साथ ही साथ में लिखेंगे इफ 200 ग्राम of NaOH is dissolved in 500 ml of solution, then calculate molarity of solution। ठीक, ये एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे सामने। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है हमें सॉल्यूशन की। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या करा है कि 200 ग्राम NaOH का 500 ml सॉल्यूशन में, 500 ml मतलब कितना, आधा लीटर, हाफ ऑफ लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है। तो हम ये कैलकुलेट करके बताएं कि मोलैरिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले तो जो गिवन डेटा हो क्वेश्चन का उसको नोट कर लो, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। हमें क्या दिया हुआ है, 200 ग्राम NaOH मतलब वेट दिया हुआ है। वेट किसका दिया हुआ है, NaOH का। कितना दिया है, 200 ग्राम। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। ठीक है, अब क्योंकि मुझे मालूम है कि मोलैरिटी को कैलकुलेट करते समय मुझे वॉल्यूम किस यूनिट में रखना होता है, लीटर में, तो मैं इसे फट से कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, लीटर में। ml को लीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग 1000। ओके, तो 1000 से आप डिवाइड लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ लीटर, यानी कि 1/2 लीटर। समझ में आ गई बात। आप इसे 0.5 लीटर भी लिख सकते हो, बट पॉइंट जहाँ तक हो सके हम अवेयर करते हैं, क्योंकि पॉइंट से कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाती हैं। ठीक, तो हम इसे हाफ लीटर ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, अब देखो अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ कौन है, NaOH। तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इन लीटर, तो लीटर में हमने कन्वर्ट कर ही लिया है। देखो सबसे पहले मुझे V सॉल्यूशन तो मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैंने नहीं कैलकुलेट किया तो मैं मोलैरिटी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स NaOH के कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फॉर्मूले को देखते हुए हम काम करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या आगे करना है, इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना। ठीक, चलो वेट मुझे दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे NaOH के कैलकुलेट करने हैं तो और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मोलर मास की इसके, क्योंकि मुझे मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मास तो 200 ग्राम दिया है। चलो NaOH का हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास कितना होगा। देखो Na का 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ये सब 11th में आपको सिखाया जाता है, फर्स्ट चैप्टर ही होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वहाँ पे ये सारी चीज़ें, वेट कैलकुलेट करना, मोलर मास कैलकुलेट करना, ये सब सिखाया जाता है। फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हो तो देखो, बस जितने कंपोनेंट हो अलग अलग, उन सबका
एटॉमिक वेट बस आपको क्या करते जाना है, सम करते जाना है, जोड़ते जाना है, जितना हो, 1 हो तो 1, 2 होता तो यहाँ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। समझ में आ गई बात? ये टोटल कितना आ जाएगा 40 ग्राम। अब इसका मोलर मास मेरे सामने कितना आ गया 40 ग्राम। यहाँ पे अब मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूँगा तो n इज इक्वल्स टू वेट 200, मोलर मास कितना 40 ग्राम, तो ये डिवाइड करने में कितना आ गया 5, मतलब कि 200 ग्राम में NaOH के 5 मोल प्रेजेंट है। अब सिंपल देखो, मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं बोलूँगा m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, जो कि मुझे पता चल गया कितने 5, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, ½ लीटर, तो देखो 1/2। अब ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 × 2 यानी कि 10, यानी कितना 10। अब देखो यार 10 तो आ गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे यूनिट रखनी है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट पे ध्यान देंगे कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोलैरिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या होता है फॉर्मूला, n/v। n मतलब क्या, मोल, और वॉल्यूम किस में रखना होता है, लीटर में, तो मोल पर लीटर ये क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है। तो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू कितना आया 10, तो m इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 10 मोल पर लीटर, ठीक है। या फिर इसे हम सिर्फ और सिर्फ 10 और कैपिटल M, 10 कैपिटल M का मतलब क्या 10 मोलैरिटी, ठीक है, लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गई बात? देखो थी ना एकदम बेसिक सिंपल प्रॉब्लम, बस क्या करना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला को देखते हुए ही सारा काम हमको यहाँ पर करना था। समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखो चलो एक चीज़ और ये लगे हाथ बता देता हूँ, 10 मोलैरिटी का मतलब, ये आंसर क्या आया 10 मोलैरिटी। 10 मोलैरिटी का मतलब क्या है, 10 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन, जैसे अगर मैं यहाँ एक वर्ड लिख दूँ, आई होप इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। चलो अभी देखो जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 10 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन आया। अब हमारे सामने NaOH का सॉल्यूशन था, तो कितना था 10 मोलैरिटी। इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स कि 10 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन मतलब क्या। तो देखो इसका मतलब ये है ना, 10 मोलैरिटी यानी कि 10 मोल पर लीटर, क्या लिखा है 10 मोल पर लीटर, मतलब कि NaOH के, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हिंट में, NaOH के 10 मोल, NaOH के 10 मोल डिज़ोल्व किए गए हैं, डिज़ोल्व किए गए हैं 1 लीटर में, 1 लीटर में, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, 10 मोलैरिटी अगर लिखा है तो 10 मोलैरिटी यानी 10 मोल पर लीटर हमें क्या बताता है कि NaOH के 10 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए गए, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर NaOH के मोलों का नंबर कितना है 10 है, 10 मोल्स है उसके, ठीक। इसी तरह से अगर मैं क्या लिख दूं 0.5 मोलैरिटी, तो 0.5 मोलैरिटी का मतलब क्या कि कोई जो भी सॉल्यूट है उसके हाफ मोल, 0.5 मतलब कितना आधा, हाफ मोल उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए गए हैं। इसी तरह से अगर मैं 3 मोलैरिटी लिख दूं तो 3 मोलैरिटी मतलब क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है उसके कितने मोल हैं 3 मोल हैं। समझ में आ गई बात? तो मोलैरिटी का मतलब यही होता है। अब देखो ये एक अच्छा कंसंट्रेशन टर्म होता है, इस वजह से हम मोलैरिटी को ध्यान में रखेंगे, ठीक। अभी मोलैरिटी का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये न्यूमेरिकल अभी हमने सॉल्व किए। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन हो तो उनकी मोलैरिटी में क्या क्या रिलेशन हम बिठा सकते हैं, सब कुछ हम देखते हैं अच्छे से। चलिए सपोज करो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, कुछ इस तरह से, 2 सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी, अभी एक ही सॉल्यूशन था। ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है m1 है और इस समय इसका वॉल्यूम कितना है v1 है, ठीक है। फर्स्ट केस में ये मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है m1,
और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V1 है। समझ में आ गई बात। और इसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, N मोल्स हैं। क्लियर हो गया। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कुछ समय बाद क्या किया गया, इस सॉल्यूशन का जैसे वॉल्यूम अभी इतना था, इस सॉल्यूशन का यही सॉल्यूशन था, इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करके कितना कर दिया गया, V2 कर दिया गया। सपोज करो इसमें और पानी डाल दिया गया, वाटर और किसी चीज़ का सॉल्यूशन था, इसमें फिर क्या किया गया, वॉल्यूम चेंज कर दिया गया, चाहे और पानी डाल दिया गया, चाहे उसमें से कुछ पानी निकाल लिया गया। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज करके कितना कर दिया गया, V2। तो इस सॉल्यूशन की अब मोलैरिटी मान लो बदल के कितनी हो गई, V2, क्योंकि मोलैरिटी मैंने आपको बताया था कैसा होता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म। वॉल्यूम बदला तो मोलैरिटी भी बदल जाएगी। तो एक सॉल्यूशन था जिसका मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 था, उसका क्या किया गया बाद में बदल के, ये क्या इसी सॉल्यूशन के साथ ये दुर्घटना की गई कि बाद में बदल के इसका वॉल्यूम कितना कर दिया गया, V2, और उसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, V2। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो एक चीज़ तो मुझे मालूम है क्लियर कट कि यार भले ही वॉल्यूम चेंज कर दिया गया है, बट एक चीज़ जो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है दोनों में, वो क्या कि दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, एकदम इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल किया क्या गया है, दोनों ही सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इक्वल होने वाले हैं। क्यों इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि यार मैंने सिर्फ वॉल्यूम चेंज किया है ना, सब्सटेंस के अमाउंट के साथ तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है। सही बात है ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे चलो मोल कितने थे, N1, और मान लो यहाँ पे मोल कितने थे, N2। तो यहाँ पर देखो N1 के मोल और N2 के मोल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों ही N1 और N2 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, N1 की अगर हम बात करें, मुझे मोलैरिटी का रिलेशन फाइंड करना है, तो M इज इक्वल्स टू क्या होता है, N/V। ठीक है, अभी हमने देखा। तो अगर M1 की बात करूं तो M1 इज इक्वल्स टू सपोज करो N1/V1, और इसी तरह से इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 इज इक्वल्स टू होगी N2/V2। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर मैं N1 देखो कैलकुलेट करना चाहूँ तो N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 इक्वल्स टू हो जाएगा M1 × V1, हाँ या ना। और N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 इक्वल्स टू M2 × V2। कोई डाउट नहीं। तो अब देखो N1 की जगह मैं रखता हूँ M1 V1 इज इक्वल्स टू N2 की जगह कितना पुट कर दूँ, M2 V2। तो ये हो गया रिलेशन इन दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटीज़ के बीच का। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी शुरुआत में M1 है और वॉल्यूम कितना है, V1 है, बाद में उस सॉल्यूशन की सपोज करो और पानी डाल दिया, वॉल्यूम बदल के कितना हो जाता है, V2, और उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाती है, M2। तो उन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, M1/V1 इज इक्वल्स टू M2/V2। समझ में आ गई बात, M1/V1 इज इक्वल्स टू M2/V2। इस तरह से इस रिलेशन के हेल्प से हम जो है मोलैरिटी, अब मान लो जैसे मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, इसका वॉल्यूम मालूम है, तो मैं M2 की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझ में आई बात। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। अब चलो एक चीज़ और हम देखते हैं। ये तो बात थी किसी एक मिक्सचर का अगर मैंने वॉल्यूम चेंज किया उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करने की। अगर मुझे कोई दो अलग अलग सॉल्यूशन दे दे, देखते हैं हम अभी उसे भी। चलो, अब सपोज करो मेरे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है, M1, और इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है। ठीक है, और ये रहा मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है, M2, और इसका वॉल्यूम कितना है, V2। ठीक, अब मान लो इसमें कितने मोल्स हैं, N1 मोल्स है सॉल्यूट के, और इसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, N2 मोल्स है। कोई डाउट नहीं। अब देखो, मान लो ना ये जो सॉल्यूशन 1 है और ये जो सॉल्यूशन 2 है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, और मिला के क्या बना दिया गया, ये तीसरा सॉल्यूशन।
इन्हीं दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिला दिया गया एक ही में, और दोनों को मिला के क्या बना लिया यहाँ पे मैंने एक तीसरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3, जिसकी मोलैरिटी सपोज कर लो कितनी है, m है, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, v हो गया। ठीक, समझ में आ रही है बात। और मान लो इसमें जो अब मोल्स हैं वो कितने n' हैं, तो मुझसे पूछेगा कि बताओ ये जो मोलैरिटी m होगी इस सॉल्यूशन की वो कितनी होगी। ठीक है, समझ में आया। दो सॉल्यूशन जिनकी मोलैरिटी अलग अलग थी उनको आपस में मिला दिया गया, यानी कि अब ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया ना सॉल्यूशन का, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब इस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन की मुझसे पूछेगा कि मोलैरिटी कितनी होती है, तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। मुझे मालूम है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिए अगर मैं लिखूं तो होगा m1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन में v1। किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो n1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1 v1, अभी हमने देखा पीछे। सिमिलरली इसके लिए लिखूंगा तो क्या होगा, m2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में v2, यानी कि n2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m2 v2। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस जो तीसरा सॉल्यूशन बना है, इस तीसरे सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम v है, तो मैं आपसे पूछूं v कितना होगा, तो यार एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है, इन दोनों को ही मैंने मिला दिया है तभी ये सॉल्यूशन बना है। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन्हीं दोनों के तो इक्वल होगा, दोनों के टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक, मतलब जो v है वो किसके बराबर है, v1 प्लस v2 के बराबर है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स की चलो अगर बात करें तो देखो यार, इसके n1 मोल थे और इसके n2 मोल थे, और इन्हीं दोनों को मिला के मैंने ये तीसरा सॉल्यूशन बनाया है, तो इसके जो टोटल मोल होंगे वो भी तो इसके बराबर ही होंगे, इन दोनों के मोल के। ठीक, मतलब कि जो n' है इस वाले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल वो कितना होगा, n1 प्लस n2 के बराबर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, दोनों का इसका मोल इन दोनों के टोटल मोल्स के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि मोलैरिटी क्या होगी इस सॉल्यूशन की, ये जो m है, तो इस तीसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स, टोटल मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स मेरे लिए यहाँ पर कितने, n1 प्लस n2 के बराबर, n1 प्लस n2 अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना है, v1 प्लस v2 के बराबर। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि मोलैरिटी किसकी, इस मिक्सचर की, थर्ड वाले सॉल्यूशन की, m इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अब n1 n2 की मैं यहाँ से अगर वैल्यूज़ रखूँ, यहाँ से n1 की और यहाँ से n2 की, तो ये क्या हो जाएगी, m1 v1 प्लस ये किसकी जगह रखा है, n1 की जगह, n2 की जगह क्या रखेंगे, m2 v2 अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, v1 प्लस v2। अब ये जो रिलेशन बना यहाँ से कि कैपिटल M इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, इस रिलेशन के थ्रू आप किसी मिक्सचर की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो m है यहाँ पे, ये क्या है, इसी थर्ड ये जो मिक्सचर बना है दोनों सॉल्यूशन का, इसी की मोलैरिटी है। ठीक, तो अब आप ये जान गए कि अगर मेरे को दो मिक्सचर भी दे दे अलग अलग सॉल्यूशन के, एक से बना हुआ एक मिक्सचर, तो कैसे मैं उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करूंगा। सिंपल फार्मूला, m इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। समझ में आ गई बात। ध्यान में रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे बुक में। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टर्म, नॉर्मेलिटी। हमने देखा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है। अब पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी इसे डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल N से। ठीक है, नॉर्मेलिटी की चलो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि नॉर्मेलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि number of gram equivalents, number of gram equivalents of solute
number of gram equivalents of solute dissolved in unit volume of solution is called normality. ठीक है, मतलब सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स का जो नंबर किसी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। और अब आप हो चुके हो पूरी तरह से कंफ्यूज इस वजह से, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि यार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। लेकिन आपको मालूम है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था कि किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स वगैरह हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें जानना पड़ेगा कि क्या होता है, इससे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले चलो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली नोटेशंस के फॉर्म में फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो। तो नॉर्मेलिटी यानी कैपिटल N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में, लीटर में। समझ में आ गया बात? चाहे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो चाहे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी हो, हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो यार हम समझ गए ये कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखना है, बट अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन सबको किस तरह से यार कैलकुलेट करेंगे, तो चलो ये भी सिखा देता हूँ। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब देखो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पता हो सॉल्यूट के। अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से एकदम देखते चलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू होता है जो भी सॉल्यूट आपको दिया हो उसका गिवन मास, जो भी आपको गिवन हो अपॉन में क्या रखते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास, अपॉन में क्या, उसका इक्विवेलेंट मास। समझ में आई बात? अब यार आप फिर फंसे, बोले एक तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास रखो, अपॉन में क्या रखो, इक्विवेलेंट मास। अब यार ये इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गई बात? इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इक्विवेलेंट मास को अगर देखो आपको कैलकुलेट करना है, एक चीज़ और देखो, ये तो एक बात हो गई। अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास होता है वेट जो भी आपको गिवन हो अपॉन में n फैक्टर के बराबर, अपॉन में n फैक्टर के बराबर। अब आप फिर वापस से फंस गए, क्यों फंसे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास अगर कैलकुलेट करना है तो वेट अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, n फैक्टर। अब यार ये n फैक्टर क्या है, n फैक्टर क्या होता है, तो देखो n फैक्टर ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर आपका दिया हुआ सब्सटेंस कोई एसिड है, अगर आपका दिया हुआ सब्सटेंस क्या है, कोई एसिड है, तो एसिड का n फैक्टर क्या होगा, एसिड हम सबके n फैक्टर की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, n फैक्टर। अगर आपका दिया हुआ सब्सटेंस कोई एसिड है तो एसिड का n फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। एसिड का n फैक्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, H प्लस आयन। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपके पास एक कोई एसिड है HCl, तो HCl का आपसे मैं अगर पूछूं n फैक्टर कितना होगा, तो देखो HCl में से आप कितना हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आप इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, तो इसके लिए n कितना हो गया 2। समझ में आ गई बात। अब देखो अगर आपको यहाँ पे किसी H2SO4 सॉल्यूशन की क्या निकालनी होगी, नॉर्मेलिटी, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप जो है आपको कैलकुलेट करना होगा ग्राम इक्विवेलेंट, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी वेट दिया होगा H2SO4 का, उसमें उसके n फैक्टर से डिवाइड लगाओगे, आपको क्या मिलेगा इक्विवेलेंट मास। उस इक्विवेलेंट मास को आप जो है गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड लगा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, और फिर आप उस ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड लगाओगे, तब जाके आपको क्या मिलेगी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। इसी वजह से नॉर्मेलिटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म पड़ जाता है। ठीक है सब कुछ आसान, बस अगर आप बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक, ये तो देखो एसिड की बात थी। इसी तरह से अगर हम बेस का पूछें n फैक्टर, कि भाई बेस का n फैक्टर क्या होता है, तो देखो एसिड से जितना H+ निकाला वो होता है एसिड का n फैक्टर, इसी तरह से बेस से जितना OH निकाल सकोगे वो उसका n फैक्टर होता है। यानी अगर हमसे पूछे बेस का n फैक्टर, तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, ये क्या होता है बेस का n फैक्टर। मतलब अगर मेरे पास कोई बेस है NaOH, तो इसमें से मैं कितने OH रिमूव कर सकता हूँ, एक OH माइनस आयन रिमूव कर सकता हूँ, तो इसका n फैक्टर देखो कितना हो जाएगा मेरे लिए, n = 1, इसका n फैक्टर 1 होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास हो NH4OH, तो इसमें से भी देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैं कितना OH माइनस रिमूव कर सकता हूँ, एक, तो मेरे पास इसके लिए भी n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सॉल्ट के n फैक्टर की बात करें, क्योंकि देखो आपको जो दिया गया सब्सटेंस होगा वो या तो कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा, या तो फिर कोई सॉल्ट होगा। ठीक है, एसिड का देख लिया n फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेस का देख लिया। अब देखो सॉल्ट का कैसे निकाला जाता है, तो सॉल्ट का जो n फैक्टर होता है वो टोटल चार्ज ऑन केटायन के बराबर होता है। मतलब अगर हम पूछें कि सॉल्ट का n फैक्टर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि सॉल्ट का n फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन केटायन, लेकिन किसमें, एक मॉलिक्यूल में, इन 1 मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज ऑन केटायन इन 1 मॉलिक्यूल। समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो मेरे पास कोई सॉल्ट है, सपोज कर लो, ये n फैक्टर मैं से मिटा देता हूँ, आप समझ जाओगे क्या किसकी बात हो रही है, n फैक्टर की। ठीक है, अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो इस Na2SO4 सॉल्ट की n फैक्टर क्या होगा इसका, तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ पर 2 सोडियम आयन है, अगर Na2SO4 ब्रेक होगा तो किसमें 2 टाइम्स ऑफ Na+ और SO4 -2 में। समझ में आई बात। देखो केटायन का टोटल चार्ज कितना हो रहा है +2, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल है ये सोडियम सल्फेट का, और इस एक मॉलिक्यूल में टोटल केटायन का चार्ज कितना है +2 के बराबर। टोटल चार्ज कितना है केटायन का +2, तो इसका मतलब इस सॉल्ट का n फैक्टर कितना हो जाएगा +2 के बराबर। इसी तरह से NaCl की अगर बात करेंगे तो उसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि टोटल सोडियम पे केटायनिक चार्ज कितना 1 है। ठीक, यहाँ टोटल 2 सोडियम है तो +2। समझ में आ गई बात। तो अब इस तरह से n फैक्टर अगर आप निकालना सीख जा रहे हो तो आप आराम से इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, और अगर इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया तो आप आराम से जो है ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे, और ये निकालना आ गया तो फिर नॉर्मेलिटी तो कैलकुलेट करने में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा। समझ में आ गई बात। तो ये जो टर्म था ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इस वजह से, क्योंकि नॉर्मेलिटी अगर मुझे यहाँ कैलकुलेट करनी है तो मुझे इतनी सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है,
चलो अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। चलो, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जो है वो चेंज होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो है ना वो किसी सब्सटेंस का एक्चुअल मास नहीं है, वो उसके इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर है। समझ में आ रही है ना बात। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आता रहता है। जैसे एक एग्जांपल की देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 आपके पास में कितना है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम है आपके पास H2SO4 का, इसका इक्विवेलेंट मास बताओ कितना होगा। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे ये तो बड़ा आसान काम आपने दे दिया, आप बोलोगे 10 जो इसका गिवन वेट है। अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, वेट अपॉन में n फैक्टर। H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना होता है, 2, क्योंकि इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ, अभी बताया था। तो 10/2, तो आप बोलोगे इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। सही बात है, आप ऐसे ही बोलोगे। ये तो देखो कब, जब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या है, H2SO4 है। लेकिन सपोज करो मैं आपको ना एक रिएक्शन बताता हूँ, जैसे H2SO4 प्लस NaOH एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Na2SO4 प्लस यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, H2O। हाँ या ना, समझ में आ रही बात। ये मुझे रिएक्शन बना के देंगे और रिएक्शन देखो यहाँ पे मेरी कंप्लीटली बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ देखो टोटल कितने, 4 और 1 5, 4 और 1 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो सोडियम कितना है, 1, और यहाँ पर मेरे पास सोडियम कितना है, 2। तो मुझे सोडियम को सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम को बैलेंस हम करेंगे ऐसे 2 लगाकर। अब ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन हो गए और अगेन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लगाया। रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, हमें करनी पड़ी। तो देखो अब टोटल ऑक्सीजन कितने, 4 और 2 यहाँ पर 6, और अगेन यहाँ पर 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अब जाके मेरी रिएक्शन टोटली बैलेंस है। अब देखो इस रिएक्शन में अगर मैं पूछूं तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुई है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर सबसे पहले H2SO4 जो है उसमें H प्लस और SO4-2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, मिस्टेक नहीं की है, एक्चुअल में ये रिएक्शन भी पॉसिबल होती है। यहाँ पर जो मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ ना, उसके लिए हमें ये रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी। इसके लिए ये वाली रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे H2SO4 NaOH स्टेप वाइज रिएक्शन है। पहले आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaHSO4 प्लस H2O, ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है कंप्लीटली। वो रिएक्शन जो इसके पहले लिखी वो भी पॉसिबल है, बट जो चीज़ मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ ना, उसके लिए मुझे इसी रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे हुई है। सबसे पहले H2SO4 कन्वर्ट हुआ H प्लस में और HSO4 माइनस आयन में। अब यहाँ से NaOH कन्वर्ट हुआ Na प्लस और OH माइनस में। इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, इसने इसके साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेरे बन गए, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस रिएक्शन के अंदर H2O का इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे यार इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। मान लो 10 ग्राम में बोल दूँ आपसे था यहाँ H2O, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई इसका n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना होता है, 2 इक्वल टू 5 हो गया। और 5 लिखते ही जैसे आप ये आंसर दोगे ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, आप बोलोगे क्यों गलत भाई साहब, 10 आपने दिया है, 2 इसका n फैक्टर होता है, 5 ही तो होगा। मैं बोलूँगा नहीं, इस वजह से ये गलत हुआ। एसिड का n फैक्टर मैंने आपको बोला था टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो यहाँ भाई साहब कितने आयन रिप्लेस हो रहे हैं H प्लस के, सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन रिप्लेस हुआ है। देखो H प्लस और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हुआ है। H2SO4 का सिर्फ एक H प्लस आयन रिप्लेस हुआ है, ना कि दोनों। तो इस वजह से इस रिएक्शन में H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो बराबर होगा किसके, 10 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, यानी n फैक्टर कितना, 1 इस रिएक्शन के लिए। तो कितना आ गया, 10।
समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो 10 ग्राम है वो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट है। तो देखो यहाँ H2SO4 का सेम मास का इक्विवेलेंट वेट कितना आया था 5 ग्राम, और यहाँ उसी के सेम मास का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 10 ग्राम। तो इसी तरह से रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो इक्विवेलेंट वेट चेंज होता रहता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि इक्विवेलेंट वेट रिएक्शंस के साथ वेरी कर जाता है, तो प्लीज़ केयरफुली इसको हमेशा कैलकुलेट करिएगा। समझ में आई बात। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वॉल्यूम डिपेंडेंट जितनी भी क्वांटिटीज़ थी उन सब के बारे में हमने नॉलेज इकट्ठी कर ली है। हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन कर ली। इक्विवेलेंट मास का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने फिर से रिवाइज कर लिया, पहली बार नहीं पढ़ा बिकॉज 11th में पढ़ के आए हैं, फिर से रिवाइज कर लिया। और अब जब सारी वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ खत्म हो चुकी हैं तो हम पढ़ेंगे मास डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के बारे में। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इसमें सबसे पहला टर्म जो हमें पढ़ना था, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मास परसेंट, जिसे हम परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं, के बारे में। परसेंटेज बाय मास, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो देखो जैसे वॉल्यूम परसेंट को परसेंटेज V बाई V, वैसे मास परसेंट को परसेंटेज M बाई M, ठीक है, M फॉर मास और M फॉर मास। समझ में आ गई बात। अब देखो ऊपर क्या रखते हैं, सॉल्यूट, नीचे क्या रखते हैं, सॉल्यूशन। इतना तो आप समझ ही चुके हो आराम से। तो डायरेक्टली अब मैं यहाँ इसको आपको डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज अब आप समझदार हो चुके हो। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द मास ऑफ सॉल्यूट, the mass of solute dissolved in unit mass मतलब जो भी given mass हो उसमें unit mass of solution is called percentage by mass। ठीक, सॉल्यूट का जितना मास सॉल्यूशन के मास में डिसॉल्व किया जाता है उसे ही हम कहते हैं परसेंटेज बाय मास। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो। तो हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली अब मैं लिखता हूँ परसेंटेज M बाय M इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखेंगे, सॉल्यूट, तो यानी सॉल्यूट का यहाँ क्या रखेंगे, मास, क्योंकि हम मास परसेंट निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नीचे क्या रखेंगे, सॉल्यूशन, तो मास किसका, सॉल्यूशन का इनटू परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे परसेंटेज बाय मास भी कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, एकदम बढ़िया सा। अब देखो ये हो गया, यूनिट वगैरह तो इसकी कुछ होगी नहीं बिकॉज एक नंबर आएगा, परसेंट आएगा। तो चलो अब हम यहाँ से अपना अगला टर्म समझते हैं। इस पे इजी प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, बिल्कुल सी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, आगे आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट का हम और यूज़ करेंगे। अच्छा चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अगर देखो लिखा है मेरे सामने कि 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाई मास, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाई मास, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मुझसे सीधे सीधे सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसमें बाई मास बोल रहा है ना, तो 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, बिकॉज मास की बात किया है। बाई वॉल्यूम बोलता तो मैं 10 ml ले लेता। समझ में आ गई बात, 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और रिमेनिंग जो भी बच रहा है 90 ग्राम, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लो वाटर में बना सॉल्यूशन है तो वाटर हो गया, बिकॉज यहाँ कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया है तो हम क्या बोलेंगे, वाटर। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, कुछ भी आइडेंटिफाई ना करे तो हम वाटर ही मान के चलते हैं। तो 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाई मास का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में 10% क्या है, 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, 90 ग्राम क्या है, वाटर। जब भी ऐसा बोले ना कि 10% बाई मास, तो आप हमेशा सॉल्यूशन को कितना मान लो, 100 ग्राम का, 100 ग्राम का। समझ में आ गई बात, एकदम इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, चलो फटाक से नोट करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। चलिए, मास परसेंट के बाद अब हम अपना दूसरा मास डिपेंडेंट टर्म यानी कि मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो
मोल फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से, ये जीटा वर्ड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और कई बुक्स में कई सारे सिंबल यूज करता है, बट कॉमनली हम इसको जीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जीटा भी नहीं लिखता यार कोई, कैलकुलेशन करते हैं इसमें तो हम ऐसे एक्स ही लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, बस जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखना होता है। तो अब देखो, जब हम सिंपली समझने जा रहे हैं तो इसे समझाता हूँ मैं सबसे पहले आपको, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, फिर इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। सपोज करो ये एक सॉल्यूशन है और इसमें मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट क्या है ए और दूसरा कंपोनेंट कौन है मेरे पास, बी है। ए और बी को ही मिलाकर ये मेरा सॉल्यूशन बना है, ठीक है। सपोज कर लो इस सॉल्यूशन में ए के Na मोल्स है, मान लो अपनी तरफ से, और बी के कितने मोल्स है इसमें, Nb मोल्स है, ठीक, मान लिया कि ए के Na और बी के Nb मोल्स है इसमें। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, क्या कहा मैंने, इस सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप मेरे से ऐसे बोलोगे ए का मोल फ्रैक्शन, देखो लिखते कैसे हैं, जीटा ऑफ ए, ऐसे जीटा के पाँव पे ए लिख दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, किसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ए के मोल फ्रैक्शन की बात, तो इसका मोल ऊपर लिख दूंगा, ए के मोल फ्रैक्शन की बात किया तो ऊपर किसका मोल लिखा, ए का, कितना मोल, Na, अपॉन में इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड लगा दो, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, Na प्लस Nb के बराबर, अरे Na Nb दोनों को मिला दो तो टोटल नंबर ऑफ मोल बन गया। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू Na अपॉन Nb, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही क्या होता है मेरे लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब बेसिकली मोल फ्रैक्शन जो है किसी कंपोनेंट का, वो मुझे किसी सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट है, उस मोल नहीं, बेसिकली मोल का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, 1/3 पार्ट, 1/7 पार्ट, 1/5 पार्ट, इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। समझ में आई बात। अब देखो इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बारे में पूछ रहा है, ए का पूछा तो ए के मोल ऊपर रखें, तो बी का पूछेगा तो किसके मोल ऊपर रखेंगे, बी के, तो Nb अपॉन में डिवाइड लगा दिया किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो Na प्लस में Nb। अब ये किसके मोल फ्रैक्शन हो गया, बी का मोल फ्रैक्शन हो गया। ये मुझे ये बताएगा कि ए के कितने मोल का फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, ये वाला नंबर मुझे ये बताएगा कि सॉल्यूशन में बी के मोल का फ्रैक्शन कितना है। समझ में आ रही है बात। तो ये होता है क्या, मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें सिंपली, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट in a solution tells us about the presence of, या फिर हम सीधे से इसको लिख सकते हैं, tells us about the part of moles present as compared to total मोल्स। समझ में आ गई बात। ये हो गया मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने का तरीका। अगर ए का मोल फ्रैक्शन पूछे तो बस आप देखो, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो कभी भी तो आप बस एक सिंपल ट्रिक याद रखो, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है जिसका अपॉन में सबका। क्या मैंने बोला, जिसका अपॉन में सबका। जिसका अपॉन सबका मतलब क्या, देखो यहाँ पे मेरे से ए का मोल फ्रैक्शन पूछा, तो जिसका पूछे ऊपर उसके मोल फ्रैक्शन रखो। जिसका, किसका पूछा, ए का, तो उस पर उसका मोल रख दिया। अपॉन में सबका, टोटल जितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में सबको नीचे रख दो प्लस करते हुए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू जिसका अपॉन सबका। इस तरह से इजीली मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से सोचो अगर कोई एक तीसरा कंपोनेंट भी होता सॉल्यूशन में, सपोज करो सी, और सी के कितने मोल होते हैं इसमें, Nc। अगर मैं आपसे पूछ लेता बताओ सी का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो वही जिसका अपॉन सबका लगाओ। किसका पूछ रहे हैं, सी का, तो ऊपर किसके रखूंगा, सी के नंबर ऑफ मोल अपॉन में
टोटल कितने नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूशन में, Na प्लस Nb प्लस में Nc। तो इस बार ये किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, C का मोल फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रही है बात? ये मैंने कब लिखा है, जब C नहीं है। अब जब C आ गया तो C का मोल फ्रैक्शन ही हो जाएगा। A का लिखते तो Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। B का मोल फ्रैक्शन लिखना होता तो Nb अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc, जिसका अपॉन सबका। समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे किसी कंपोनेंट का, आ गया। अब एक चीज याद रखो कि किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं, किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर 3 कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, कौन कौन, A, B और C। A का मोल फ्रैक्शन कितना है, XA है। B का मोल फ्रैक्शन कितना है, XB। और C का मोल फ्रैक्शन कितना है, XC। तो A, B, C इन तीनों के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये ऑलवेज किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। समझ में आ गई बात? इन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही सुपर फॉर्मूला है। क्यों? मान लो आपको डायरेक्टली 2 कंपोनेंट्स का अगर मोल फ्रैक्शन दे दे तो तीसरे का आप निकालना चाहते हो तो 1 में से दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम माइनस करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 कंपोनेंट होते तो XA प्लस XB प्लस XC प्लस D होता तो आप क्या लिख देते, XD इज इक्वल्स टू क्या होता, 1। समझ में आ गई बात? इसका मतलब जितने भी कंपोनेंट हो उन सबके मोल फ्रैक्शन, ये डॉट 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 मतलब अगर आगे और भी कंपोनेंट हैं तो सबके मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये किसके बारे में बात थी, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब देखो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो एक सॉल्यूशन में मेरे पास A के 5 मोल है और B के कितने मोल हैं, 10 मोल हैं। A के 5 मोल और B के कितने मोल हैं, 10 मोल हैं। और मुझसे पूछ रहा है कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा। तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर जिसका, किसका पूछ रहा है, A का, तो A के मोल रखूँगा 5 अपॉन में टोटल मोल कितने हैं, 5 + 10 यानी 15। तो ये आ गया कितना, 1/3। तो A का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1/3। यार देखो ये 1/3 का मतलब जानते हो क्या है, कि 3 पार्ट में से जो एक पार्ट है वो किसका है, A का है। 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो किसका है, A का है। और देखो टोटल यहाँ पे 15 मोल है। 15 मोल के 3 इक्वल पार्ट करो तो 5-5 मोल के 3 पार्ट बनेंगे। और देखो A का एक पार्ट है, 3 पार्ट में से एक पार्ट किसका, A का। और A के मोल कितने हैं, 5 है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे मोल फ्रैक्शन का यूज होता है, ये बताता है कि मोल का कितना पार्ट है। अब इसी तरह से देखो B का कैलकुलेट करना है तो क्या बोलूँगा, B का जिसका, तो B के कितने मोल हैं, 10 अपॉन सबका, टोटल कितना 15। ये कितना आ जाएगा, तो देखो आ जाएगा 2/3। 5 से डिवाइड लगाया, 2/3 मतलब 3 में से 2 पार्ट किसका है, B का है। 2/3 मतलब 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट किसका, B का। और देखो 3 पार्ट में से 2 पार्ट B का, B के टोटल मोल कितने, 10। समझ में आया? दैट्स इट, ये आपका आंसर। इस तरह से हम सिंपली मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली मोल दे दिया था तो आसान था। आपको ना न्यूमेरिकल्स में वेट देगा, वो पहले वेट से आपको मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल फ्रैक्शन तक पहुँचोगे। वो भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे, बट पहले टर्म्स तो समझ लें। तो इसे नोट करो, आगे देखते हैं हमारा अगला टर्म। तो मोल फ्रैक्शन के बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टर्म। इस टर्म का नाम है मोलैलिटी, और ये भी मोलैरिटी की ही तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डबल हैशटैग मोलैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, अब जानते हैं मोलैलिटी होता क्या है। मोलैलिटी मतलब सपोज करो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं समझाता हूँ आपको। इसमें मैंने सॉल्वेंट कितना ले लिया है, 100 ग्राम। सॉल्वेंट कितना ले लिया, अपनी तरफ से मान लो 100 ग्राम। और कोई सॉल्यूट है A, और A के मैं इसमें कितने मोल डिसॉल्व कर रहा हूँ, 10 मोल। ठीक है, A के मैं इसमें कितने डिसॉल्व कर रहा हूँ, 10 मोल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि 10 मोल डिसॉल्व किया A का,
100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो ये जो 10/100 नंबर आ रहा है ना, यही इस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलैलिटी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो यही मैंने बोला था ना, बाकी सब में ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन आता है, लेकिन मोलैलिटी भैया एक इकलौता ऐसा टर्म है जिसमें नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन नहीं आता, इकलौता है। तो एकदम याद रखेंगे इसको, ठीक। तो चलो इसे डिफाइन कैसे करते हैं, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in unit mass of solvent। क्या चीज, सॉल्वेंट, ध्यान में रखेंगे, इज कॉल्ड मोलैलिटी, इज कॉल्ड मोलैलिटी। समझ में आ गई बात। मतलब सॉल्वेंट के यूनिट मास में जितने नंबर ऑफ मोल्स आप सॉल्यूट के घोल दोगे, उसी की मेजरमेंट क्या होती है, मोलैलिटी कहलाती है, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम फॉर्मूला देखें अगर मोलैलिटी कैलकुलेट करने का। ये तो डेफिनेशन है, आपको बस याद रखनी है, मेन फॉर्मूला है हमारे सामने। तो अगर हम मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला देखें तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स किसके रखेंगे, सॉल्यूट के, n सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में नीचे रखेंगे वेट यानी मास किसका, सॉल्वेंट का। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि नीचे क्या है, सॉल्वेंट, बार बार मैं इसीलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ, और वो भी किस में रखेंगे, किलोग्राम में। मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं इसमें सॉल्वेंट का वेट हमेशा किलोग्राम में रखेंगे और किसी भी यूनिट में नहीं। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अब अगर देखो यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट देखो क्या, ऊपर मोल है नीचे किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम ये यूनिट होती है किसकी, मोलैलिटी की। या फिर आप डायरेक्टली स्मॉल m लिखकर भी मोलैलिटी की यूनिट को शो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब चलो मोलैलिटी हम जब समझ चुके तो अपना नेक्स्ट टर्म समझ लेते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं अपना अगला मास डिपेंडेंट टर्म, जो कि है पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ टर्म है ये हमारा, पार्ट्स पर मिलियन, ppm से इसे हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन जो होता है उसका यूज़ हम तब करते हैं ना जब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में मेरा सॉल्यूट बहुत ही तुच्छ मात्रा में प्रेजेंट होता है, मतलब एकदम ना के बराबर ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तब मैं इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूज़ किया जाता है एयर में पॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए कि एयर में आखिर किसी चीज़ का पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। आपने जनरली पेपर में न्यूज़ वगैरह में वैल्यू देखी होगी कि बताते हैं इतने ppm इस चीज़ का लेवल हो गया एयर में, या किसी अदर चीज़ का इतना ppm। तो एयर, अब देखो एयर जो है वो उसका तो बहुत ज़्यादा है, जो भी अमाउंट है वो, उसके कंपैरिजन में जो उसमें पॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ppm का, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो अगर इसका फॉर्मूला हम देखें डायरेक्टली, एक चीज़ तो बस आप इसमें लिख लो कि ये कब यूज़ किया जाता है, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज। ट्रेस क्वांटिटी मतलब ट्रेसेस में पाया जाता है, ट्रेस क्वांटिटी, ठीक है। इसमें इतना लिख लिया। अब अगर हम ppm कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखना चाहें, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू, तो देखो जिस कंपोनेंट का आपको कैलकुलेट करना है ppm, उसको ऊपर लिखो, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का आपको कैलकुलेट करना है उसका नंबर ऑफ पार्ट, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें जब आप फाइनली, ये आप लिख चुके होंगे तो मैं रफ कर देता हूँ, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ
कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10 टू द पावर 6 यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते ये आ जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आई बात? अब देखो ये जो पार्ट्स की हमने यहाँ पे बात की कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, अब ये पार्ट जो है ना वो किसी भी टर्म में हो सकता है। जैसे ये पार्ट मास के टर्म में भी आप रख सकते हो, वॉल्यूम के टर्म में भी रख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना पीपीएम के कई सारे रिलेशन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो अगर मैं आपको बोलूँ तो ये पार्ट आप जो वो वेट के फॉर्म में रख दो, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट मान लो, एक कंपोनेंट जो है उसे सॉल्यूट मान लो, अपॉन में वेट जो टोटल अदर कंपोनेंट है उसे आप सॉल्यूशन का नाम दे सकते हो, क्योंकि वो सब मिला के क्या बनाएंगे सॉल्यूशन। इनटू अब देखो 10 की पावर 6 को ऐसे लिखो 10 की पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में। समझ में आई बात? तो इतना पार्ट जो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 2 मतलब 100, ये किसके बराबर हो गया? परसेंटेज वेट बाय वेट के। तो एक रिलेशन यहाँ से क्या बन के आया कि पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 टू द पावर 4। समझ में आई बात? इसी तरह से देखो अब यहाँ पे हमने पार्ट, ये जो नंबर ऑफ पार्ट थे कंपोनेंट के वो वेट के फॉर्म में रखे थे। अगर आप एक को वेट में एक को नीचे को वॉल्यूम के फॉर्म में रख दो तो एक रिलेशन और आपके सामने बन जाएगा कि पीपीएम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर 4। और अगर दोनों को आपने वॉल्यूम में रख दिया तो पीपीएम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये आपके सामने तीनों रिलेशन बन जाएगा। इस फॉर्मूले के कंपैरिजन में रिलेटिवली इन फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो इन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की कैलकुलेशन करते टाइम। ठीक है, आज की क्लास को हम अपनी यहीं पे स्टॉप करेंगे। जितने भी कंसंट्रेशन कैलकुलेशन के टर्म्स थे वो हमने अब से सारे पढ़ लिए हैं आज की क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में मैं इन टर्म से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अच्छे। साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स का कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो उस क्वेश्चन की। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर पीडीएफ में से देखकर लिख दो, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जितना भी मैंने आज की क्लास में आपको सब कुछ पढ़ाया है, सारे कंसंट्रेशन टर्म, यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आप जरूर कर लेना इन सारे टर्म्स, जो भी फॉर्मूला जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, स्पेशली मोलैलिटी नॉर्मेलिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को तो मस्ट जरूरी रिवाइज कर लेना। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, अपने हाथों को धुलते रहें, सैनिटाइज करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें। अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।